चलो अगला लिखो, अगला टॉपिक लिखते हैं, अगला टॉपिक लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगला टॉपिक लिखो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो लिखो इसको जल्दी से। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकल के आता है वो कितना आता है? वेलोसिटी आती है 2.18 इंटू 10⁶। ठीक है, इंटू, इंटू क्या होगा? इंटू, इंटू जेड डिवाइडेड बाई एन। और अगर यूनिट देखिए तो क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। जेड इज द एटॉमिक नंबर, एन इज द, एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक, सही। तो वेलोसिटी क्या हो गया? 2.18 इंटू 10⁶ इंटू जेड बाई एन। प्रूफ मैंने बोला है बाबू, प्रूफ जितने भी आईटी वाले हो उन लोग की प्रूफ की क्लास अलग से होने वाली है, तो वहाँ ये सबका प्रूफ आने वाला है। तुम लोग को प्रूफ की नीड नहीं है इसके, तो उसके लिए घबराओ मत। जितने भी नीट वाले हैं वो एज इट इज याद कर लें, उनका काम ऐसे फॉर्मूले से हो जाएगा। और प्रूफ चाहिए होगा तो बैठ जाएंगे, प्रूफ भी याद कर लेंगे साथ में, हमको कोई इश्यू नहीं है। पर वो ऑप्शनल क्लास रहेगी, देख लो इसको। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होता है। एन स्क्वायर। हाँ। अब यहां पर देखो, अब अगर वेलोसिटी की हम बात करें, कुछ पॉइंट की बात करें, तो हमारे पास देखो पहले आता है H प्लस, फिर Li2 प्लस और He प्लस। ए एच प्लस नहीं होगा ना, H प्लस में एक भी इलेक्ट्रॉन ही ना, ये H होगा, यानी हाइड्रोजन, लिथियम 2 प्लस और हीलियम 1 प्लस। अगर हम देखें इसमें वेलोसिटी किसकी सबसे ज्यादा होगी, तो ये तुम लोग कैसे पता करोगे? अगर मान लो तीनों ऑर्बिट सेम मान ले, अगर हम ये माने तीनों का ऑर्बिट सेम है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, जो ऑर्बिट है वो क्या है, यानी एन की वैल्यू क्या है? सेम है फॉर ऑल 3 केसेस। इस केसेस में एल की स्पीड क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। फिर किसकी होगी? हीलियम की, फिर होगी हाइड्रोजन की, यानी Li2 प्लस की वेलोसिटी मैक्स होगी, फिर हीलियम की, एंड देन हाइड्रोजन की। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है किसी को, किसी को भी? यहाँ पर भाई एन की वैल्यू फिक्स हो गई, जेड पे सीधे डिपेंड कर रहा है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया जेड के, जेड ज्यादा वी ज्यादा, तो यहाँ से हम वेलोसिटी निकाल लेंगे। चलो फर्स्ट ऑर्बिट की अगर हम वेलोसिटी निकालें, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ, ऑफ में पहला निकालो एच एटम का निकालो, फिर बी सेकंड में निकालो तुम लोग He प्लस का, और थर्ड में निकालो तुम लोग Li2 प्लस का। इन तीनों की वेलोसिटी निकाल दो तो जल्दी से। तो देखो हम लोग कैसे वेलोसिटी निकालेंगे इसकी। तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला था। अगर हम हाइड्रोजन की बात कर लें, तो हाइड्रोजन के लिए जो जेड की वैल्यू होती है वो क्या होती है? 1 होती है, और एन की वैल्यू हमने 1 दे दिया है, एन की वैल्यू हमारी 1 है। यहाँ पे जेड की वैल्यू 1 रखो, एन की वैल्यू 1 रखो, तो वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। यानी हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की वैल्यू क्या होगी? 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। पहला निकल गया। अगर हम हीलियम की बात कर लें, तो हीलियम में भी देखो बाबू, यहाँ पे साफ साफ दे दिया है कि एन की वैल्यू क्या है? 1 है। और अगर हम हीलियम की जेड की बात करें तो वो क्या होता है? 2 होता है, 2 होता है। तो यहाँ पर 2 रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, और जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो स्पीड क्या आएगा? 4.36 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ये आ रहा है ना? अब तीसरा केस देखो, लिथियम है, जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी?
z की वैल्यू 3 हो जाएगी और n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ से वेलोसिटी निकालो, यहाँ पे 3 रखो तो आ जाएगा 6.54 टू 10⁶। अरे ये बड़ा बेकार लिख गया यार, इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। हो गया ना? तो ये होता है। अब भाई हमने n के वैल्यू पे तो इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंट z के लिए हमने इसको कंपेयर कर लिया। अब हम n की बात करते हैं, नहीं ऑर्बिट पे किस तरीके से डिपेंड करेगा। तो अगर हम बात करें वेलोसिटी का ऑर्बिट पे क्या डिपेंडेंसी है, तो मान लो अगर n की वैल्यू 1 है, z को हमने कांस्टेंट मान लिया, क्या है z क्या है यहाँ पर, z को हमने कांस्टेंट मान लिया। यानी मान लो हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हो या He+ की बात कर रहे हो या Li2+ की बात कर रहे हो, तो हमारा z हमारा कांस्टेंट हो गया है। चेंज क्या हो रहा है, n चेंज हो रहा है। और अगर ऊपर फॉर्मूले देखोगे तो वेलोसिटी में जो n है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी n और वेलोसिटी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मान लो फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकेंड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में, फोर्थ ऑर्बिट में अगर n की वैल्यू हम इसमें से कुछ भी रखते हैं, तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए वेलोसिटी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट विल बी मैक्स। तो सेकेंड ऑर्बिट में वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, थर्ड ऑर्बिट में वेलोसिटी और डिक्रीज करेगी। ठीक है ना? तो यहां से क्या निकलेगा, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑर्बिट इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ थर्ड ऑर्बिट एंड सो ऑन। दिस इज द ट्रेंड इन वेलोसिटी। चलो अगला टॉपिक लिखो। हमने देखा कि एनर्जी जो था हमने सब निगेटिव लिया था, ठीक है? तो ये निगेटिव टर्म से क्या समझ रहे हो, व्हाट डज निगेटिव एनर्जी मीन्स? ठीक है, एनर्जी क्यों हमने निगेटिव लिया, अब हम ये समझने वाले हैं। जैसे सारे फॉर्मूले निगेटिव लगे थे, -2.18 इंटू 10 पावर -18, या फिर -13.6, या फिर -1312, डिफरेंट यूनिट्स में। तो क्यों माइनस आ रहा है? तो अगला हेडिंग डाल लो, व्हाट डज द निगेटिव, व्हाट डज द निगेटिव, लिखो व्हाट डज द निगेटिव इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, व्हाट डज द निगेटिव इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीन, मीन व्हाट डज निगेटिव इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीन फॉर हाइड्रोजन एटम। निगेटिव इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी हाइड्रोजन एटम के लिए क्या मीन करता है, इस बात को समझते हैं। पहले थ्योरी से समझते हैं। थ्योरी से क्या समझेंगे, देखो मान लो भाई ये न्यूक्लियस है, ये क्या है, क्या है ये, तो तेज बोलो। ठीक है, न्यूक्लियस है। अगर हम इसको एक इलेक्ट्रॉन दे, सपोज करो कि इसका भी इससे कोई नाता नहीं है, लेकिन जब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को देखेंगे तो इनके बीच क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी हमेशा अट्रैक्शन ही होने वाला है। अब ध्यान से देखो, अगर ये जस्ट जो आउटर ऑर्बिट है न्यूक्लियस का, अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन पाया जाए, ये जस्ट, ये मैंने नहीं सेलेक्ट किया, अगर ये यहां पर कहीं पाया जाए जस्ट दम आउटर, वहां पर वो रेस्ट में होगा। मतलब हमने उसको निकाल दिया पर उसको एनर्जी नहीं दिया, वो रेस्ट में है। उस समय उसकी एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। अगर रेस्ट में इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी जीरो होगी। आउटर ऑर्बिट में नहीं, ऑर्बिट से बाहर निकल चुका है पर बाहर नहीं गया है, दैट इज द रेस्ट पोजिशन।
मतलब ऑर्बिट से निकल गए, इतनी एनर्जी मिल गई कि हम ऑर्बिट से निकल जाए, पर हम बाहर नहीं जा पाए। नहीं तो तो बाबू हम उस समय पॉज कर दिए फ्रेम को, हम वो देख रहे हैं। क्या चीज? बोलो बोलो। तो जस्ट उस समय जो एनर्जी होगी वो क्या होगा? जीरो। क्योंकि ये जो ऑर्बिट होगा वो इन्फानाइट वाला होगा, हमें नहीं पता कौन सा है। तो इस समय ऑर्बिट क्या होगा हमारा? इन्फानाइट होगा। यानी एन टू क्या होगा हमारा? एन टू छोड़ो, एन एन बस लो, एन टू की जरूरत नहीं है। एन हमारा क्या होगा? इन्फानाइट होगा। जो तुम्हें पता नहीं ना ये ऑर्बिट कौन सा है, वो सबसे आखिरी ऑर्बिट है, दैट कैन बी एनी वन। तो वो जो है हमारा इन्फानाइट, हम उसको मानेंगे इन्फानाइट, इन्फानाइट वाला होगा। अब ये न्यूक्लियस के जब ये करीब आता आ जाएगा, जब ये करीब आएगा तो ये एनर्जी रेडिएट करेगा इन ऑर्डर टू गेट स्टेबलाइज्ड। जब ये इसके करीब आएगा तो क्या करेगा? एनर्जी रेडिएट करेगा। और जब एनर्जी रेडिएट करेगा, भाई ये पहले जीरो थे और फिर ये रेडिएट करने लगे, तो ये किस में आ जाएंगे? माइनस में। माइनस आएगा ना। इसीलिए क्या होता है, ये वैल्यूज क्या होती है? निगेटिव होती है। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होती है वो क्या होती है? निगेटिव होती है। पहला बात ये हो गया। अब इसको फॉर्मूले से देखते हैं। अगर हम फॉर्मूले से इसको देखें तो हम क्या पाएंगे? ई एन क्या होता है? माइनस 2.18 इंटू 10 to the पावर -18 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। जेड की वैल्यू हम वन मान लेते हैं, जेड को हम वन मान लेते हैं। जेड को क्या रखा हमने? वन रखा है। चलो एन टू, एन स्क्वायर को हम लोग रखते हैं इन पाई। क्यों ऐसे हो गया? एन टू को हम लोग क्या रखते हैं? एन, इसको हम लोग रखते हैं इनफाइनाइट। चलो, इसको इनफाइनाइट से अगर तुम डिवाइड करोगे तो ई एन टर्म क्या हो जाएगा? जीरो। ई एन क्या हो जाएगा? जीरो। यानी जब एन की वैल्यू हमारी इनफाइनाइट आ रही है तो उस समय ई एन की वैल्यू क्या हो रही है? जीरो हो रही है। समझ गए? यहीं से हमें पता चलता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। ये फॉर्मूले से समझ सकते हो और वो कॉन्सेप्ट वाइज समझ सकते हो। कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो लिख लो इसको। मैं लिखवा दूं ना इसको? तो चलो लिखो। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एट रेस्ट, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एट रेस्ट, it is infinitely, it is infinitely far from the nucleus. It is infinitely far from the nucleus. Infinitely far from the nucleus. And is assigned to have, and is assigned to have zero energy. And is assigned to have zero energy. Full stop. As the electron, as the electron moves towards the positively charged, as the electron moves towards the positively charged nucleus, moves towards the positively charged nucleus, it starts to experience positively charged nucleus, it starts to experience force of attraction. It starts to experience force of attraction. Force of attraction क्या होता है? ये एक्सपीरियंस करने लगते हैं। ठीक है, फुल स्टॉप। एज अ रिजल्ट, एज अ रिजल्ट, एज अ रिजल्ट, एज अ रिजल्ट, some energy is given out. As a result, some energy is given out. As a result, some energy is given out. एनर्जी सॉरी, बाहर निकाला जा रहा है। पहले उसकी एनर्जी जीरो है, बाद में अगर उसका एनर्जी वो निकालेगा तो इस केस में क्या हो जाएगा? एनर्जी निगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, तो लिख लो, सिंस इलेक्ट्रॉन हैव जीरो एनर्जी, सिंस इलेक्ट्रॉन हैव जीरो एनर्जी and it starts radiating energy, and it starts radiating energy, and it starts radiating energy,
Therefore the energy of electron will be negative. Therefore the energy of electron will be negative. Energy of electron will be negative. चलिए, तो बोर मॉडल के बारे में हम लोग इतनी सारी चीजें पढ़ ली हैं। बोर मॉडल के बारे में हम लोग इतनी सारी चीजें पढ़ ली हैं। अब एक एक करके थोड़ा सा आप लोग से पूछा जाए तो
तो बोर मॉडल हमने पढ़ लिया ना, अब हम पढ़ेंगे इसके लिमिटेशंस। हाँ मैं तो पूछने वाला था, कल मैं पूछूंगा, ठीक है तुम लोग से। पहले आना तो रिवाइज करके आना, और सब इंडिविजुअली सबसे पूछूंगा। ऐसे पूछ कर तुम बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ, और कोई ये नहीं बोलेगा सर आप बताइए। ये सिर्फ तुम लोग के लिए। सबसे तुमसे तो आज ही पूछ रहे हैं हम। क्या ये वाला टॉपिक मुझे नहीं आ रहा सर, मैं मंडे को एब्सेंट था। चलो कल मैं तुमसे आज वाला टॉपिक पूछूंगा। पर ये जिस तुम राइटिंग में लिखे हो ना बाबू, 7 जन्म लग जाएगा डिकोड करने में उसको। तुम ये सब कोड लेके गूगल में पहुंच जाओ, को मेरी कोडिंग है सब पूरी, वो सब डिकोड नहीं कर पाएंगे वहां पे अच्छे अच्छे हैकर बैठ करके। ये तुम लिखे हो जो केमिस्ट्री तुम, जा बाबू अगला लिखो टॉपिक। लिमिटेशंस। लिमिटेशन। चलो लिमिटेशन लिखते हैं थोड़ा सा। हाँ रुका हुआ हूँ, रुका हूँ। जो बोर मॉडल था, इसने जो है सारी चीजें एक्सप्लेन की। रेडियस एक्सप्लेन किया, वेलोसिटी एक्सप्लेन किया, एनर्जी एक्सप्लेन किया। लेकिन किसके लिए किया? हाइड्रोजन के लिए, या तो हाइड्रोजन लाइक स्पेशीज के लिए। ठीक है, यानी हाइड्रोजन, यानी मान लो एच हाइड्रोजन हो गया, हीलियम प्लस हो गया, लिथियम 2+ हो गया, यानी या तो हाइड्रोजन या तो हाइड्रोजन लाइक स्पेशीज, यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के साथ। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो इसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो पहला इनका ड्रॉबैक क्या था कि ये जो भी थ्योरी है वो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पेशीज के लिए वैलिड है, यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड है, और मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ये थ्योरी फेल हो जाती है। तो इसको लिखा जाए, दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स, दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स, दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स, दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ, this theory explains the behavior of only those atom, only those atoms and ions, only those atoms and ions, only those atoms and ions that have one electron, that have one electron, that have one electron। एग्जाम्पल ये लिख लो, मतलब इनका बताया, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो पहला इनका लिमिटेशन ये हो गया।
अब देखो इन्होंने स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में बता दिया था, स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में इन्होंने बता दिया था, लेकिन अब इनका दूसरा लिमिटेशन तब आया जब उस स्पेक्ट्रल लाइन को हमने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में पास किया। तो जैसे मान लो इनका जो स्पेक्ट्रल लाइन आ रहा था, इनका जो स्पेक्ट्रल लाइन जो आ रहा था, जो स्पेक्ट्रा आ रही थी, जो ये ऑब्जर्व कर रहे थे लाइन स्पेक्ट्रा, वो और फर्दर डिवाइड हो गई। जैसे मान लो इन्होंने ऐसे स्पेक्ट्रा, ऐसे इन्होंने ऐसे देखा कि भैया हमारा स्पेक्ट्रा कुछ इस तरीके का आ रहा है। जब फर्दर इसको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से पास किया गया, तो इसको अगर हम जूम करें तो ये फिर ऐसे और बहुत सारे फाइन लाइंस के बने हुए थे, ये भी बहुत सारे फाइन लाइंस के बने हुए थे। तो अब ये नहीं बता पाया कि ये फाइन लाइन में स्प्लिटिंग क्यों हो रही है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं जीमैन एंड स्टार्क इफेक्ट, जीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट। तो पहला देखो जीमैन इफेक्ट। मैंने बोला बाबू कि ये स्पेक्ट्रा बता दिए थे ना, स्पेक्ट्रा बता दिए थे। अब वो मान लो स्पेक्ट्रा जो है, स्पेक्ट्रा जो ऑब्जर्व हो रहा है, तो उस सिस्टम को अगर हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करें, तो उस समय जो स्पेक्ट्रा था वो और फाइन लाइंस में टूट रहा था, यानी वो जो स्पेक्ट्रा था वो और फाइन लाइंस में टूट रहा था। तो इस चीज को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ये चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड में पास करो या मैग्नेटिक फील्ड में पास करो, तो इस चीज को ये एक्सप्लेन करने में अनेबल थे। अब देखो दो तरीके की स्प्लिटिंग होती है, पहला होता है जी मैन इफेक्ट। क्या होता है? जी मैन इफेक्ट। और दूसरा होता है स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट कैसे याद रखोगे? जी मैन इफेक्ट, जी मैन इफेक्ट में क्या होगा, ये मैन है, मैन, मैन कहां से आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड से, मैग्नेटिक फील्ड। और ये स्टार्क है, टोनी स्टार्क से याद कर लेना। ठीक है, ऑल अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, आर्क रिएक्टर, यस। तो ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको और, ये है क्या? स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड, इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इन मैग्नेटिक फील्ड उसको कहेंगे जीमैन इफेक्ट, और इन इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे उसको हम लोग स्टार्क इफेक्ट। तो इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, तो इसको लिखा जाए, पहले बना लो।
चलो अगला पॉइंट, ये पॉइंट लिख लो। इट कैन नॉट एक्सप्लेन, या फिर दिस मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन, दिस मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन जीमैन एंड स्टार्क इफेक्ट। जीमैन एंड स्टार्क इफेक्ट, जीमैन एंड स्टार्क इफेक्ट। अब जो जीमैन इफेक्ट लिखो, जीमैन इफेक्ट क्या होता है? द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड। फिर ये लिखना है स्टार्क इफेक्ट, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। लिख लो इसको, जीमैन एंड स्टार्क इफेक्ट को। तीसरा पॉइंट लिखो, तीसरा पॉइंट लिखो, ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नहीं बता पाए थे, ठीक है, या फिर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो इनसे एग्री नहीं करता है, ठीक है, ये उसके खिलाफ है। तो लिख लो, बता रहा हूं, लिखो पहले, दिस मॉडल, दिस मॉडल कैन नॉट, दिस मॉडल इज अगेंस्ट, कैन नॉट नहीं, अगेंस्ट लिखना। दिस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो उसके लिए तुमको प्रूफ करना पड़ेगा ना, जैसे इन्होंने अपने मॉडल को प्रूफ किया ना कि मेरा मॉडल क्यों सही है, इन्होंने अपने मॉडल को प्रूफ कर दिया कि मेरा मॉडल क्यों सही है। अब तुम इनफ एविडेंसेस लाओ और इसको गलत प्रूफ कर दो, क्योंकि बोर्ड ने भी तो यही काम किया था। बोर्ड से पहले कौन सा मॉडल था? रदरफोर्ड था। तो बोर्ड ने क्या किया? मॉडल लाया, उसको गलत प्रूफ किया। तो इन्होंने मॉडल लाया ना, तुम कोई मॉडल लाओ, उसको गलत प्रूफ करो। ये तो तैयार बैठा कि मुझको तुम गलत प्रूफ करो। रिकॉर्ड्स आर मेंट टू बी ब्रोकन। तोड़ो इस रिकॉर्ड को। कौन मना किया? हम तो नहीं मना किया। अगला पॉइंट लिखो, ठीक है। अब देखो यहां पर हमें बाबू मॉलिक्यूल फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता चला कि क्यों क्यों मॉलिक्यूल बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, ये हमें पता नहीं चला। तो इस चीज को लिख लो, चौथा पॉइंट लिखो, दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन, दिस थ्योरी कुड नॉट explain about the ability of atom, about the ability of atom to form chemical bonds, to form chemical bonds। अब देखो अगला चीज क्या है, एक और इनका थ्योरी का ड्रॉबैक, जो मेजर ड्रॉबैक ये क्या है कि जो डी ब्रॉगली थे, डी ब्रॉगली डी ब्रॉगली ने क्या बोला कि डी ब्रॉगली के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन है उसका डुअल नेचर है। डी ब्रॉगली के हिसाब से इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर है। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली इलेक्ट्रॉन्स हैव डुअल नेचर। बट इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल नेचर को कंसिडर किया था। तो यहां पर भी ये थ्योरी जो है क्या हुई, गलत प्रूफ हो गई। तो लिखो इस चीज को, इट वॉज सजेस्टेड बाई, इट वॉज सजेस्टेड बाई डी ब्रॉय, हाँ, इट वॉज सजेस्टेड बाई डी ब्रॉय, suggested by de Broglie that a small moving
that a small moving particle, डी ब्रॉय, हाँ लिखते ब्रॉगली है, ब्रॉगली. It was suggested by de Broglie that a small moving particle like electron, that a small moving particle like electron has particle particle as well as wave nature, has particle as well as wave nature, has particle as well as wave nature, but Bohr treated, but Bohr Bohr treated electron, Bohr treated electron as a particle only, as a particle only, as a particle only, only.
अब जो अगला टॉपिक है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एच एटम। अब आयोनाइजेशन एनर्जी को कैसे समझते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, ठीक है ना। लेकिन यहां पर हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? वो एनर्जी है जो कम से कम चाहिए, जो कम से कम चाहिए कि इलेक्ट्रॉन को क्या बाहर निकाल देने के लिए, इसमें से एटम से बाहर निकाल दो, यानी जो कांटेक्ट है उसके एटम में वो खत्म कर दो। वो केस कब होगा? जब हमारा एनर्जी क्या हो, जीरो पहुंच जाए, एनर्जी हमारी जीरो पहुंच जाए, यानी जो फाइनल एनर्जी हो वो हमारी क्या पहुंच जाए, जीरो। इस केस में इलेक्ट्रॉन आजाद हो गया, इस केस में इलेक्ट्रॉन आजाद हो गया है, और यही जो हमारी आएगी वो आयोनाइजेशन इंथैल्पी आएगी या आयोनाइजेशन एनर्जी आएगी। इसको हम कैसे देखेंगे? डेफिनेशन बाबू, कम जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड हो एक इलेक्ट्रॉन को बस ऑर्बिट से बाहर निकाल देने के। हाँ, ऑर्बिट से बाहर निकाल दो, बाहर तक। बाबू तो गैसियस है, इसका डेफिनेशन सुन लो। डेफिनेशन का क्या है? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक आउट द लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन गैसियस आइसोलेटेड एटम। ये चीज मैं बोला हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। हाँ, ये चीज हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, पर यहां पर चूंकि हाइड्रोजन एटम हमने देखा है तो इससे रिलेटेड ये चीज है, तो हम यहाँ पर खत्म कर दे इसको। तो वहां पर हम जाएंगे, हम डिटेल में पढ़ेंगे पूरा। इसीलिए मैं कुछ ज्यादा इस पे वो नहीं करता, मैं सिर्फ समझा रहा था कि बाबू क्या होता है। तो भाई सिंपल से ये समझो कि जब फाइनल एनर्जी जीरो पहुंचाना है हमें, इलेक्ट्रॉन की फाइनल एनर्जी को जीरो पहुंचाना है हमें। अगर इलेक्ट्रॉन की इनिशियल एनर्जी की बात करें तो भैया ई आई किसके बराबर होगा? -2.18 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अब मान लो एन हमारे ऊपर है, एन हम क्या रखते हैं? हम यहां पर मानते हैं कि एन की वैल्यू क्या है, 1 है। एन की वैल्यू क्या लिया हमने, 1 लिया, और जेड की वैल्यू क्या लिया हमने, 1 लिया, क्योंकि हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, इस केस में तुम एनर्जी निकालो, ई आई कितना आएगा? ये आएगा। अगर तुम्हें आयोनाइजेशन थेरेपी चाहिए, आयोनाइजेशन एनर्जी अगर तुम्हें चाहिए, ये किसके बराबर होगा? डेल्टा ई के बराबर होगा, डेल्टा ई के बराबर होगा। फाइनल क्या, जीरो। फाइनल जीरो है, जीरो माइनस इनिशियल, ये आएगा। सॉल्व करो, क्या हो जाएगा? +2.18 इंटू 10⁻⁻18। तो ये हमारा क्या है? आयोनाइजेशन इंथैल्पी है, किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। कोई दिक्कत नहीं इसमें? यूनिट जूल पर एटम। चलिए भाई, ये चीज खत्म होता है। इसको नोट डाउन कर लें, फिर इस पे एक दो क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो, अभी इसको दोबारा से अगर ऐसे समझो, एक और टेक्निकल टर्म से समझ लो, तो तुम्हें क्या करना है? तुमको n1 से ट्रांजिशन n इनफाइनाइट तक कराना है। n1 से n इनफाइनाइट तक ट्रांजिशन कराना है ना। एनर्जी निकालो इनफाइनाइट के लिए, जीरो आती है, हम निकाल के देख चुके हैं। इनफाइनाइट के लिए जीरो आ जाएगी। तो भाई जब ये फाइनल जीरो आ गया, इनिशियल हमने निकाल लिया, फाइनल माइनस इनिशियल किया, हमें यहाँ नेशनल एनर्जी मिल गई। यही एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। सिंस उसकी एनर्जी निगेटिव में थी, हमने देखा था ना, तो अब उसकी एनर्जी बाहर से दोगे तभी तो निकल पाएगा। जितना निगेटिव उतना पॉजिटिव उसको देना पड़ेगा, तो वो फाइनली वो जीरो पहुंचेगा। तो यहाँ से हमें आयोनाइजेशन इंथैल्पी के बारे में समझ मिलती है।
चलो एक क्वेश्चन करो तो। क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द रेडियस। क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द रेडियस, कैलकुलेट द रेडियस, रेडियस, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट फॉर He प्लस एंड Li2 प्लस आयन, फॉर He प्लस एंड Li2 प्लस आयन। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट क्या होता है, किसके बराबर होता है? 52.9 एन स्क्वायर बाई जेड, ये होता है ना, 52.9 एन स्क्वायर बाई जेड, पीकोमीटर। पीकोमीटर। आंसर तुम लोग को देखना है किसमें पूछा हुआ है। आंगस्ट्रॉम में पूछा है तो आंगस्ट्रॉम के हिसाब से देखोगे, पिकोमीटर में पूछा तो पिकोमीटर के हिसाब से देखोगे। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो 52.9, अगर हम पहले लिथियम की बात, सॉरी हीलियम की बात करें ना, हीलियम प्लस की, इस केस में एन की वैल्यू क्या है? फर्स्ट ऑर्बिट 1 है, जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगा। कितना आएगा ये? पिकोमीटर। इस केस में ये आ गया। अब यही केस जो दूसरा हम लोग इसके साथ देख लेते हैं, किसके साथ? Li 2 प्लस के साथ। तो यहाँ पे आर एन, यहाँ पे आर एन क्या हो जाएगा? 52.9 इंटू 1 डिवाइडेड बाई जेड की वैल्यू 3, कितना आ रहा है? 17.63 पिकोमीटर। लिख लो इसको। अगला क्वेश्चन बोलूं? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2 प्लस, ऑफ लिथियम 2 प्लस इन जूल पर मोल, इन जूल पर मोल।
कैसे करेंगे इसको? थर्ड ऑर्बिट है, हम लोग को क्या पता है कि En क्या किसके बराबर होता है? -1312 n², सॉरी, हाँ वही वही, Z² डिवाइड बाई n², ये होता है किलो जूल पर मोल में। ठीक है, किलो जूल को पहले हमको जूल में करना पड़ेगा, तो अगर जूल में करेंगे तो यही फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, 1312 Z² बाई n², और ये हो जाएगा तुम्हारा 10 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ना? चलो अब देख लो यहाँ पे इसको, और इसको साइंटिफिक नोटेशन में कर लो। -1.312 इंटू जेड की वैल्यू क्या होगी? लिथियम है ना, मतलब 9 डिवाइडेड बाई थर्ड ऑर्बिट, 9 हट गया ये, इंटू 10⁻6 जूल पर मोल। तो क्या आ जाएगा? -1.312 इंटू 10⁻6 जूल पर मोल, ये इसका आंसर होगा। देख रहे हो ना, क्वेश्चन बहुत टफ टफ नहीं है। कोई दिक्कत? चलो और क्वेश्चंस हैं जो हम लोग, ठीक है ठीक है, आगे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक हो गया ना? इसको नोट डाउन कर लो। चलो फिर ठीक है।